हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब उदयपुर से। आप सभी का कॉमर्स हब उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत। हमेशा की तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी मार्च एंडिंग की तरफ हैं बेसिकली। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो आप सभी जानते हैं कि अंतिम कुछ दिन और बच गए, उसके बाद एक नए फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एंट्री लेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन किन जीएसटी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखना है, क्या कर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या नए साल में नया स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, चाहे आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है, चाहे कंपोजिशन स्कीम में, क्या क्या कंप्लायंस वर्क आपको करने हैं मार्च 2025 में, ये वीडियो आप देखिए। और अगर ये चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल हो रही है तो आप डेफिनेटली इन चीजों को समय पर कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं उठानी पड़े और आपका जो जीएसटी कंप्लायंस वर्क है या जो टास्क है वो स्मूथली आप ऑपरेट कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना डिले किए। वन बाय वन एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ की जो टास्क हैं हमारे, जो मार्च महीने में हमें करने हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जितने भी टास्क हैं जो मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये चाहे आप एलयूटी के लिए आप अप्लाई करें, जैसे आप एक एक्सपोर्टर हैं या आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है ईयर बाय ईयर। तो फॉर्म जीएसटी RFD 11 आपको सबमिट करना होता है और इसकी जो डेडलाइन होती है वो 31 मार्च 2025 है। जैसे तो मेरे को फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अगर परमिशन लेनी है एक्सपोर्ट की, तो मेरे को अभी RFD 11 मेरे को भरना होगा, ऑलराइट, और एलयूटी के लिए रिक्वेस्ट दायर करनी होगी। अगर मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूँ, मेरा इतना बिजनेस में टर्नओवर अभी नहीं रहा है, तो मेरा टर्नओवर अगर कम हो गया और अगर मैं सपोज कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ, तो भी आपको मैं बता दूं साल में सिर्फ एक बार ही ये मौका आपको मिलता है। तो 1 अप्रैल से पहले पहले आप कंपोजिशन स्कीम के लिए फॉर्म GST CMP 02 फाइल कर लीजिए और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक ब्यौरा आपको अगले 60 दिन के अंदर अंदर देना होता है। सब डिस्कस करूंगा मैं बहुत डिटेल में। QRMP स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हैं, उससे ऑप्ट आउट हो सकते हैं। ई इनवॉइस और ई वे बिल की कहीं एप्लीकेबिलिटी तो नहीं हो रही, तो आप अपने जो जीएसटी का जो टर्नओवर है उसको आप डेफिनेटली एग्रीगेट टर्नओवर को रीअसेस करें, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कहीं आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नई लाइबिलिटी तो नहीं बन रही है जो आप कहीं मिस कर जाएं अगर आपने ध्यान में नहीं दिया। सारे रिटर्न्स को अपनी बुक्स के साथ रिकनसाइल कर लीजिए, ये सही समय है। जो जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट होती है उसको क्लेम कर लीजिए, कहीं आप चूक तो नहीं गए, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कहीं आपको रजिस्टर्ड तो नहीं होना, कहीं अपनी जो ब्रांचेज हैं उनको आपको अपनी इनपुट तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसका भी सही समय है रजिस्ट्रेशन का। तो ये सारी चीजें, एमनेस्टी स्कीम अभी चल रही है 31 मार्च 2025 तक, इसका आपका अंतिम तारीख है। तो आप अगर किसी तरह का डिफॉल्ट आपने अर्लियर ईयर्स में किया है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी की माफी यहाँ पर गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो ये सारे जो कंप्लायंस टास्क है जो एक बिजनेसेस के कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस पे डेफिनेटली एप्लीकेबल होते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, चाहे आप रेगुलर स्कीम में हैं, या फिर आप एक बड़े व्यापारी है या छोटे व्यापारी हैं, सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द कंप्लायंस टास्क जो आपको मार्च 2025 में ध्यान में रखना है और समय रहते हैं इन टास्क को पूरा करना है। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास रेगुलर स्कीम है, आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह हैं और आप अपना स्कीम बदलना चाहते हैं, रेगुलर से कंपोजिशन में स्विच करना चाहते हैं, रेगुलर से कंपोजिशन में जाया जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए, कंपोजिशन से रेगुलर में तो आप 12 महीने में कभी भी जाएं, जब आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाए कंपोजिशन थ्रेशोल्ड से तो आपको रेगुलर में जाना होता है। लेकिन रेगुलर से कंपोजिशन में, यानी बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी में, आपको ईयर बाय ईयर ही ये मौका मिलता है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ये किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और मुझे उसके लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी है और अभी मैं रेगुलर में हूं, तो इसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म GST CMP 02। आपको ये फॉर्म याद रखिएगा 1 अप्रैल से पहले पहले भरना है, ठीक है। तो आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और ये विंडो अभी आपकी ओपन है। आप अपनी आईडी में जाके आराम से CMP 02 फाइल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, या फिर जो इनके टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर्स जितने भी है, GSK उनको कहते हैं हम, GSK GST सुविधा केंद्र, वहां जाके भी आप CMP 02 फाइल कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी खुद की आईडी से डायरेक्टली स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। नए फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिशन में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाते हैं यानी CMP 02 आप फाइल कर देते हैं, तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर, याद रखिएगा,
नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर आपको एक और फॉर्म भरना होगा, जीएसटी आईटीसी 03। ये होगा आपको स्टेटमेंट, आपके स्टॉक का विवरण आपको देना होगा। तो इसका विवरण इसलिए मांगती है गवर्नमेंट कि कहीं आपके पास ऐसा स्टॉक तो नहीं था जिसकी आपने इनपुट ले ली थी जब आप रेगुलर टैक्स पेयर थे। तो ऐसे स्टॉक की जानकारी हमें भरनी होती है। हो सकता है जब ऐसी जानकारी हम दें तो हमें ऐसी इनपुट वापस से रिवर्स करनी पड़े। तो सीधी सी बात है, आपके पास अंतिम मौका है, ये लास्ट 25 दिन है। आज अगर मैं 6 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूं तो आप समझ लीजिए 31 मार्च से पहले पहले आप अपनी स्कीम बदलकर कंपोजिशन की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद आपको आईटीसी 03 में अपने पास अवेलेबल स्टॉक की जानकारी भर के देनी होती है, जो कि अगले 60 डेज के अंदर अंदर देना होता है। ऑलराइट, तो ये पहला टास्क है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा टास्क है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, रूल नंबर 96A ऑफ CGST रूल्स 2017, अगर आप गुड्स या सर्विस की एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में आप सभी को पता होना चाहिए दो तरीके की एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट दो तरीके की होती है, एक होती है विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक होती है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो जब आप विथ पेमेंट करते हो तो उस केस में तो आपको कुछ किसी तरीके की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप विदाउट पेमेंट करते हो एक्सपोर्ट तो आपको या तो बॉन्ड के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट करना पड़ता है या फिर आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT भरना होता है। और ये LUT ईयर बाय ईयर यानी एक परमिशन होती है जो हर साल मांगनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, गुड्स या सर्विस की बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में, तो उसके लिए आपको वो LUT की रिक्वेस्ट या बॉन्ड एवरी ईयर लास्ट में आपको मार्च महीने में करना होता है फॉर द अपकमिंग ईयर, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ नियम है, 96A के जो रूल है वो ये कहते हैं कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, याद रखिएगा, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ही एक्सपोर्ट करना है। जब आपने वो एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाया, मान लो मैंने बिल बना दिया, तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर मुझे एक्सपोर्ट करना है। ये पहला रूल है, याद रखिएगा। दूसरा रूल याद रखिएगा कि अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो सर्विस का बिल बना रहे हो उसके अगले 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर आपको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में वो पैसा मिल जाना चाहिए सामने वाली पार्टी से, है ना। तो याद रखिएगा, ये आप अगर सर्विस बता रहे हो कि भैया आपने अपने रिटर्न में बता रहे हो कि आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका एक रूल यही होता है कि उस केस में आपको जो पैसा रिसीव होना है ना सामने वाली पार्टी से, वो आपको विदेशी मुद्रा में रिसीव होना चाहिए और सर्विस के बिल रेज करने के विद इन अ ईयर आपको रिसीव करना है। तो इनका आप जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी ये ऐसी एक्टिविटीज दिखाई है अपने रिटर्न्स में, तो आपके पास उसके ये दोनों रूल को आपने कंप्लीटली इनको कंप्लायंस को फॉलो किया या नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। इनमें किसी तरह का कोई डिफॉल्ट आपको नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो आप अपने सारे इनवॉइसेस को जरूर रिव्यू कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं कर दी आपने किसी तरीके। अब हम बात करते हैं LUT के ऊपर। तो देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक परमिशन होती है जहां पर एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ आपको वो अप्लाई करना होता है ऐसी परमिशन लेने के लिए। ज्यादातर केसेस में ये लोग एक्सपोर्टर करते हैं या फिर ऐसे सप्लायर करते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हैं। तो LUT की आपको रिक्वेस्ट मार्च महीने में ही डालनी पड़ती है और इसके लिए जो फॉर्म होता है RFD 11 होता है। 31 मार्च से पहले पहले आपको नेक्स्ट यानी अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, तो इसके लिए मेरे को LUT लेनी है, तो मेरे को 31 मार्च से पहले पहले LUT मेरे को आवेदन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं या फिर आप SEZ में सप्लाई करते हैं और LUT के अगेंस्ट में सप्लाई करते हैं, तो ये एवरी ईयर रिन्यू होती है। तो ये रिन्यूअल रिक्वेस्ट आपको RFD 11 में सबमिट करनी है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है बिफोर 31 मार्च 2025। ऑलराइट, अगर आप QRMP स्कीम में हैं, देखिए GST में जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। मंथली फाइलर, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको मंथली ही फाइल करना होता है, लेकिन 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में आप जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आप मंथली में चेंज कर सकते हैं। अगर आप मंथली में हैं, आप QRMP में चेंज कर सकते हैं। सही समय है ये, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आपको ये काम आपको ये स्कीम सिलेक्शन 30 अप्रैल से पहले पहले करना होगा, याद रखिएगा। जब जो भी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए वो एक तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास 30 अप्रैल का समय है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, तो हम वापस से अगले दिन से 1 अप्रैल से नई स्टार्टिंग करते हैं।
तो याद रखिएगा, आप जब स्टार्ट करोगे नया स्टार्ट, तो आपको फ्रेश इनवॉइस सीरीज चलानी है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए चलेगी। अपने सारी तरह के डॉक्यूमेंट्स, सारी तरीके की सप्लाईज के ऊपर, चाहे वो टैक्स इनवॉइसेज हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, चाहे वो डेबिट नोट हो, या किसी तरह के बिल ऑफ सप्लाई हो, किसी भी तरीके के रिकॉर्ड, उनकी आपकी नंबरिंग रीस्टार्ट करनी है। जैसे मान लो, आप समझिए, अभी मेरा मान लो, मैं जो भी सेल करता हूं मैं नंबर दे रहा हूं, अभी मेरा 380 बिल फट चुके हैं इस महीने के, मतलब इस साल के एक मार्च महीने तक। अब मार्च खत्म होते होते ये 490 हो गया मान लो, तो 1 अप्रैल से मैं ऐसा नहीं करने वाला कि 491 फाड़ूंगा। अब 1 अप्रैल से मुझे वापस से रीस्टार्ट करना अपनी नंबरिंग सारे इनवॉइसेस की। तो ये आपको जरूर इंश्योर कर लेना है कि न्यू इनवॉइस सीरीज आप वापस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी 1 अप्रैल 2025। ऑलराइट, देखिए, आप में से बहुत लोग मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, बहुत लोग मुझे पर्सनली कॉल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मेरे से बातचीत भी करते रहते हैं, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। बहुत आप में से हो सकता है कई सारे लोग नए हैं, वेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या कमेंट करिए, बट आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जितने भी वीडियो मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर द यूट्यूब पर्पज, दिस इज़ फॉर योर डेवलपमेंट पर्पज। क्योंकि हम तो क्लासेज में पढ़ा रहे हैं, वही वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली, आप मेरा वीडियो देखते रहोगे, धीरे 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 आप डेवलप हो जाएंगे। किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प भी मिलेगी। साथ ही साथ में आपको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं तो कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं, वहां आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसका लिंक मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करिए, सारे कोर्सेज देखिए। पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज कोर्सेज बना रखे हैं, पैकेज कोर्सेज बना रखे हैं, शॉर्ट कोर्सेज है, लॉन्ग कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। जिस भी तरीके का आपका इंटरेस्ट है, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। आई एम डैम श्योर आपको वो अच्छे लगेंगे कंटेंट। ऑलराइट, और बने रहिए इसी तरीके से। आपका जो प्यार मिल रहा है मुझे ना, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बढ़ जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे और एफर्ट्स करना चाहिए। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हर बिजनेस का एक टर्नओवर होता है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे पता चलता है। तो जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 24-25, तो आपको अपना टोटल टर्नओवर पता चल जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर पता चल जाएगा, ताकि आप उसके आधार पे डिटरमाइन कर सके कि आपकी क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है 25-26 के अनुसार। ऑलराइट, स्पेशली मैं बात करूं तो जैसे QRMP स्कीम में आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, ई इनवॉइसिंग कहीं आपके ऊपर मैंडेटरी तो नहीं हो रही है, कहीं आपको 1% कैश पेमेंट वाला रूल तो आपके ऊपर 86B का तो लागू नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें तय करेगी आपके एग्रीगेट टर्नओवर पर। 5 करोड़ क्रॉस होते ही हर व्यापार का कहीं ना कहीं कंप्लायंस का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। 5 करोड़ से नीचे पे अलग होता है, 1.5 करोड़ से नीचे पे अलग होता है, अनरजिस्टर्ड हो तो अलग होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर पे हमेशा नजर होनी चाहिए और रीअसेसमेंट आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। देखिए, गलतियां दो तरीके की होती है, एरर। एक तो आप जानबूझ के कर रहे हो, एक होता है कि अनजाने में हो गई, क्योंकि हमें नियम नहीं पता थे। तो अनजाने में हो गई तब भी पेनल्टी बढ़नी है, और जानबूझ के करोगे तब तो और तगड़ी पेनल्टी बढ़नी है। तो कंप्लाइंट बने। मेरा आप सभी से, जितने भी व्यापारी मेरे ये वीडियो देखते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद चीजें सीखें, खुद कंप्लाइंट बने और गलती ना करें, जानबूझ के भी नहीं करें और अनजाने में भी नहीं करें, क्योंकि आपकी गलती आप ही पे भारी पड़ती है ना, पेनल्टी तो हमें ही चुकानी पड़ती है। तो कहां एमनेस्टी स्कीम बार बार आएगी, कहां आप उसका इंतजार करोगे, क्यों करना है ऐसा यार। हम सीख सकते हैं, हम चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाना, ग्रो करना है, हमें करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर बनाना है। तो हम कंप्लाइंट बने, ज्यादा बढ़िया है, हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा हो उससे, हमारे देश को भी फायदा हो, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो। तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं हो रही, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है, याद रखिएगा। अब ये 5 करोड़ ऐसा नहीं है कि अभी आप सिर्फ 24-25 में आपका 5 करोड़ क्रॉस हुआ हो। 5 करोड़ 2017-18 से आप काउंट करो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, है ना। तो इन किन्हीं भी ईयर में अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर रहा है तो आपको इनवॉइस आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाते हैं। तो आपको इनवॉइसिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना है और इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे। B2B इनवॉइसेस में, एक्सपोर्ट वगैरह में, डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों के केसेस में आपको इनवॉइस बनाने पड़ते हैं। तो इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं हो रही, इसको भी जरूर चेक करें, और ये आपको टर्नओवर से पता चल जाएगा कि कहीं आपका टर्नओवर इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं क्रॉस हो गया, या पहले के किन्हीं फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं क्रॉस हो गया, आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। इसको जरूर आप ध्यान दें। इसलिए मेरा यही कहना है कि मंथ टू मंथ हमें हमारे टर्नओवर पर नजर होनी चाहिए।
कि हम किधर जा रहे हैं। ऑलराइट, ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी को भी जरूर चेक करें। आप सभी को पता हो तो अभी एक नोटिफिकेशन आया था 11 फरवरी 2025 को, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2024 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। तो एक जैसे उस केस में बेसिकली अनरजिस्टर्ड जो डीलर्स हैं, अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं, उनको भी ई वे बिल पोर्टल पर ENR 03 फॉर्म के जरिए एक आईडी, एनरोलमेंट आईडी रजिस्टर्ड करने के लिए बोला गया है। तो अब जब अनरजिस्टर्ड व्यापारी भी अपनी आईडी बना सकते हैं और ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी सभी के ऊपर होती है। अब आपका अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो आपको 50,000 से ऊपर के कंसाइनमेंट पे ई वे बिल बनाना है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट में हर राज्य की अलग अलग लिमिट है, तो आपको अपने स्टेट की लिमिट को ध्यान में रखते हुए ई वे बिल की कंप्लायंस करनी है। ई वे बिल एक मैंडेटरी प्रक्रिया है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में आपको बनाना होता है। इसका जीएसटी में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड से कोई लेना देना नहीं। तो आपको इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कहीं ई वे बिल पोर्टल पर एनरोलमेंट लेने की लाइबिलिटी तो नहीं बन रही है, जो कि अगर आप मूवमेंट करोगे गुड्स का लगातार वे में तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है कि यार रजिस्टर्ड व्यापारी को ई वे बिल पोर्टल पर आईडी बनाना है। अनरजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए भी एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू कर दी गई है ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। और अब फरवरी 2025 के बाद आप ई वे बिल पोर्टल पर, चाहे आप छोटे व्यापारी हैं, आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, आप ई वे बिल पोर्टल पर अपनी एनरोलमेंट आईडी बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को रिकंसाइल करें। आपने जो भी GSTR 1 में अपना सेल बताया, जो GSTR 3B में आपने अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हुए अपने रिटर्न्स भरे हैं सारे पूरे 12 के 12 ही महीने के, आप इनको जरूर रिकंसाइल करें अपनी बुक्स के साथ। और कहीं किसी तरीके की कोई करेक्शन नीडेड है तो आप करेक्शन जरूर करें, याद रखिएगा, ठीक है। आपने किसी भी तरीके की कोई गलत GST नंबर नहीं डाल दिया, कहीं कोई गलत वैल्यू नहीं पुट कर दिया, कहीं गलत इनवॉइस या डेबिट क्रेडिट नोट तो नहीं बना दिया। इन सबको आप जरूर चेक करें और उसको रिकंसाइल कर लें समय रहते हैं। तो ये काम भी आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए मार्च के अंदर ही। ऑलराइट, क्रेडिट नोट इश्यू आपको देखिए, वैसे तो GST के जो रेगुलेशंस है उसके अनुसार हम किसी भी तरह के रिटर्न पर या रिफंड पर क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं नवंबर से पहले 30 नवंबर से पहले। तो इसके लिए आपके पास समय है कि अभी आप 30 नवंबर 2025 से पहले अपनी किसी सप्लाई के अगेंस्ट में रिटर्न या रिफंड के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिकंसाइल करिए आप। तो जैसे जो GSTR 2B का आपका पूरे साल भर का जो फिगर है उसको रिकंसाइल करिए 3B के साथ, ठीक है। अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल करिए, आइडेंटिफाई करिए उन डिस्क्रिपेंसी को, उन एरर को जो आपने किया उनको रेक्टिफाई कर लीजिए और समय रहते आप उनको सुधार दीजिए। क्योंकि वंस आपने अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाओगे। तो आपने जो भी ITC क्लेम की, जो भी ITC आपको रिवर्स करनी थी, जो भी आपका मिसमैच है, सबको आप सुधार कर डिस्क्रिपेंसी को आप उसको सही कर दीजिए। तो ये आपके पास मौका होता है मार्च का, जब आप ये सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कहीं ये भी जरूर चेक कर लीजिए GST में जो TDS या TCS की जो क्रेडिट है जो आपको पोर्टल पर अवेलेबल है, आपने उनको टाइमली क्लेम किया या नहीं किया। उनकी ऑथेंटिसिटी को भी अपनी बुक्स के साथ जरूर चेक कर लें। ऑलराइट, ITC अगर आपको कहीं कॉमन ITC रिवर्सल करनी है तो ईयर एंड में ये मौका होता है जहां पर आप कर सकते हैं रूल नंबर 42 और 43 के अंतर्गत। जैसे कई बार हम बिजनेस में कोई इनपुट लेके आते हैं या इनपुट सर्विस लेते हैं और वो फिर हम अपने बिजनेस यूज में नहीं लेके कहीं अदर यूज में ले लेते हैं या किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में हम उनको यूज में ले लेते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोपोर्शनेट क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि मैं बिजनेस में कोई चीजें खरीद के लेके आया और मैंने उसको बिजनेस में वापस सेल करना था, सेल नहीं किया और मैंने उसको किसी और पर्पज से यूज में ले लिया, तो इन दैट केस मेरी कॉमन ITC रिवर्स होगी। तो ये भी जरूर इंश्योर कर लें कि आपने अपनी कॉमन ITC को रिवर्स किया है अगर आप एज पर द रूल 42 एंड 43। ऑलराइट, आप ये भी जरूर चेक करिए कि आपने कोई गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं तो वो टाइमली उनके डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रॉपर मेंटेन किए या नहीं किए, या समय पे वो गुड्स वापस आ गए। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे जॉब वर्क पे हम कुछ भेज रहे हैं तो उसमें एक लिमिट होती है, टाइम पीरियड होता है कि आपको वो अपना गुड्स वापस मंगाना समय रहता है। आप किसी को अप्रूवल बेसिस भेज रहे हैं तो एक लिमिट होती है कि सामने वाले की अप्रूवल या तो समय रहते आ जाए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसको डिम्ड सप्लाई माननी पड़ेगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसी कोई सेल करते हैं या ऐसा कोई मूवमेंट करते हैं तो उसको कितना समय हो गया और क्या वो समय कहीं क्रॉस तो नहीं हो गया जो GST डिपार्टमेंट ने हमें टाइम दे रखा है। तो इनको भी जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी किसी तरीके की टैक्स लाइबिलिटी विद पेनल्टी नहीं रेज हो जाए। इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। सही समय होता है जहां पर आप चेक कर सकते हैं।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्टर्ड के रूप में रजिस्टर्ड होने का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर हो जाइए। देखिए व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की मान लो राजस्थान में एक ब्रांच है, एक मान लो महाराष्ट्र में ब्रांच है, एक गुजरात में ब्रांच है ना, और दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है मान लो। तो ऐसे केस में एक ही पैन नंबर से आपने 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो हेड ऑफिस की सर्विसेज की जो इनपुट है, याद रखिएगा, उसकी इनपुट को वो अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हेड ऑफिस को आईएसडी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान कर लीजिए कि कहीं अगर आप अपनी कोई कॉमन आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अमॉन्ग द ब्रांचेज, तो आपको आईएसडी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसका एक सेपरेट फॉर्म आपको रिटर्न भी फाइल करना होता है, और जीएसटीआर आप सभी को पता होना चाहिए, जीएसटीआर 6 इसके लिए होता है। तो उस केस में आप समय पे कंप्लाइंट रहें और ये चीजें करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिकंसाइल करना आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, कैश लेजर को, रिक्लेमेबल आईटीसी लेजर्स को, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल में बहुत सारे लेजर होते हैं, आपका आरसीएम एंड आईटीसी स्टेटमेंट होता है, उसके अलावा आपके सारे कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, उसको आप जरूर डेफिनेटली रिकंसाइल कर लीजिए अपनी बुक्स के साथ, ताकि किसी तरह का कोई भी मिसमैच ना हो, और अगर हो किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी हो तो आप उसको सुधार सके समय रहते। अगर आपने आरसीएम की लाइबिलिटी है तो आपने उनको टाइमली सेटलमेंट किया है नहीं किया, ये भी आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो हमने उसको एक्यूरेटली जीएसटीआर 3V में लाइबिलिटी डिक्लेयर किया था, हमने उसकी इनपुट ली थी या नहीं ली, ये सारी चीजें चेक कर लें। उसके अगेंस्ट में सेल्फ इनवॉइस बनाए या नहीं बनाए, ठीक है, इन सबको चेक कर लीजिए। स्पेशली आपसे मिस्टेक होती है ज्यादातर केसेस में, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सप्लाई रिसीव करते हो तो उस केस में ध्यान नहीं आता है कि हमारी लाइबिलिटी बन रही है इस केस में, तो वो सब चीजों को जरूर आप ध्यान में रख लें। सर अब एक मन में एक सवाल आ रहा है कि सर आप जो ये बोल रहे हैं सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो देखिए नॉलेज आपको तभी होगा जब आप एक तो रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को देखते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे टीचर को सुनते रहिए, ऑटोमेटिक नॉलेज बढ़ेगा। साथ ही साथ में अगर आपको सीक्वेंस वाइज चीजें सीखनी होती है ना, तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कोई ना कोई पैकेज कोर्स परचेज करिए, सीखिए, उसको सीक्वेंस वाइज सीखोगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलराइट। अगर आप जीटीए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो आपको 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देंगे या सामने वाली पार्टी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो ये भी डिक्लेरेशन आपको अभी से करना होगा। तो उस केस में आप डिक्लेयर कर लें कि भैया आप जो जीएसटी का जो पेमेंट है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि जीटीए जब डिक्लेयर करेगा तभी तो सामने वाली पार्टी को पता पड़ेगा कि उसको आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी चुकानी या नहीं चुकानी। और एमनेस्टी स्कीम 2025, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2025 के अंतर्गत, अगर याद रखिएगा आप इसके अंतर्गत अपने ड्यूज का पेमेंट कर लीजिए 31 मार्च 2025 से पहले, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद जो भी रिलीवेंट सबमिशंस है वो आप 30 जून से पहले कर लीजिए, ताकि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर हो जाए। और स्पेशली 3 फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए आपको ये मौका दिया गया था। तो ये भी अगर आपकी ऐसी कोई उन ईयर्स में कोई टैक्स लायबिलिटी बन के आई थी, नोटिस आए थे, और या आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां की है, तो आप पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए और स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन के लिए बेटर इट इज की स्कीम का फायदा लें। और इसका भी अंतिम डेडलाइन है 31 मार्च 2025। तो ये टोटल 19 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। आप आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि कहीं इनमें से कोई ना कोई पॉइंट तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इनमें से कोई ना कोई कंप्लायंस एक्टिविटी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिगार्डिंग है, और आपको मार्च 2025 से पहले इसको कंप्लीट करना है। सो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।